हेलो एवरीवन। सो हमने यूपीएससी प्रीलिम 2024 का पेपर एनालिसिस करने के लिए लिया था। तो हमने पहले 3 लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने सब क्वेश्चंस और आंसर्स देख लिए हैं। तो अब आज हम क्वेश्चन नंबर 43 से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट्स है, वो मैं बताता हूँ क्या है। जो महाराष्ट्र का जो एक सीईटी होता है, जो हर साल नोटिफिकेशन निकलता आहे, तो महाराष्ट्रातील जे विद्यार्थी असतील त्यांच्यासाठी सूचना आहे की दरवर्षी महाराष्ट्र शासनातर्फे एक परीक्षा घेतली जाते। त्याच्यामध्ये एक कॉमन सीईटी परीक्षा असते आणि 8 संस्थांमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन मिळतं। त्याच्यामध्ये तुम्हाला राहण्याची सोय असते, स्टायपंडसुद्धा मिळतं आणि सोबत तुम्ही अभ्यासही करू शकता आणि तुम्हाला प्रशिक्षणसुद्धा मोफत दिलं जातं। तर त्याचं नोटिफिकेशन 1 जूनला निघालं होतं आणि त्याची आता लास्ट डेट आहे अर्ज करायची ती 10 जुलै आहे। तर आपण लवकरात लवकर अर्ज करा। 2-3 दिवसामध्ये म्हणजे एक 10 तारखेला अर्ज करण्याची मुदत संपेल आणि जी एक्झाम आहे ती 2 तारखेला आहे, 2 ऑगस्टला पुढच्या महिन्यात। तर आपण सर्वांनी ह्या संधीचा ही जी एक अपॉर्च्युनिटी आहे तुमच्यासाठी, तर तुम्ही सर्वांनी हा फॉर्म भरून लवकरात लवकर अभ्यास करा। एक सेकंद। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स। तर तुम्हाला हा फॉर्म भरायचा आहे, 10 तारखेपर्यंत त्याची मुदत आहे। आणि आपण मागील 2024, 2025 आणि 2026 या साली झालेल्या ज्या परीक्षा आहेत, ज्या सीएफनी घेतलेल्या आहेत, त्याचे पेपर पण आपण पाहणार आहोत। म्हणजे एक तुम्हाला आयडिया येईल की कशा पद्धतीने पेपर असतो आणि कशा पद्धतीने विचारतात प्रश्न, म्हणजे एक तुम्हाला साधारण प्रोसेस कळेल। प्रोसेस म्हणजे की क्वेश्चन पेपर कसे असतात ते कळेल। तर आपण ते पाहूया नंतर। आता आपण आपल्या पुन्हा पेपरकडे येऊया 2024च्या प्रिलिमच्या, त्याचा आपण ॲनालिसिस करत आहोत। तर आपण आज क्वेश्चन नंबर 43 पासून करणार आहोत। तो सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड, वेट अ मिनिट। थोडी फाईल ओपन व्हायला वेळ लागला, तर तुम्ही हे जे आहे फास्ट फॉरवर्डमध्ये सुद्धा पाहू शकता। तर आपण आज क्वेश्चन नंबर 43 पासून पाहणार आहोत पुढचे क्वेश्चन। आपण मागील 3 लेक्चरमध्ये पहिल्या लेक्चरला 10 क्वेश्चन केले, दुसऱ्या लेक्चरला आपण 15 क्वेश्चन केले आणि तिसऱ्या लेक्चरला आपण उर्वरित क्वेश्चन केले 42पर्यंत। आणि आता आपण पुढचे प्रश्न करणार आहोत क्वेश्चन नंबर 43 पासून। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 43 इज, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? ऑप्शन वर्ड इंश्योरेंस कंपनीज, सेकंड नंबर पेंशन फंड्स, थर्ड नंबर रिटेल इन्वेस्टर्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। And options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. Option D is 1, 2 and 3. So what is this? Trade in corporate bonds and government securities. म्हणजे ये जो है ना, ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये एक फ़िक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम बॉन्ड मार्केट भी कह सकते हैं। और ये जो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है, उसमें पेंशन फंड भी आती है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी आती है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, क्या दे कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आल्सो दे आर देयर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 44, कंसिडर द फॉलोइंग: exchange traded funds, ETF, motor vehicles, currency swap. And the question is,
विच ऑफ द अबव इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ये क्या होता है। ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो उसमें क्या क्या आता है, करेंसी स्वैप आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी आता है। लेकिन ये जो मोटर व्हीकल्स है ये अब्सर्ड ऑप्शन है, ये उसमें कवर नहीं होता। तो आप देखो कि इसमें आप है ना कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट होता है, और जैसे कि हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में 1 तो कॉमन है, वो तो सही है, और करेंसी स्वैप ऑप्शन जो डी है वो सही है, क्योंकि इसमें करेंसी स्वैप भी आता है। तो ये जो है वो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और ये भी हमने किया वो इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेक्टर, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्टर, डेयरी फार्म प्राइमरी सेक्टर, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी सेक्टर, weaving of cloth secondary sector. Now question is, how many of the pairs given above are correctly matched? And options are only 1, only 2, only 3, all 4. तो अब हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक नंबर पे दी है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये जो है वो सेकेंडरी में दिया है, लेकिन ये सेकेंडरी में कवर नहीं होता, ये टर्शियरी में आता है, ठीक है। और जो डेयरी फार्म है, जो ये डेयरी फार्म जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि जो कोर सेक्टर्स होते हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर आता है, जो माइनिंग वगैरह होती है वो आता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आता है। तो ये डेयरी फार्म जो है वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, तो इसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो ये सेकेंड पेयर करेक्ट है, पहला पेयर रॉन्ग है। और प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं बेसिकली उनसे एक्सट्रैक्शन हम करते हैं। और हम देखते हैं कि थर्ड नंबर पे दिया है मिनरल एक्सप्लोरेशन, वो ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये भी रॉन्ग है। टर्शियरी में सिर्फ सर्विसेज आती है, तो ये भी गलत पेयर दिया है। तो पहला और थर्ड स्टेटमेंट गलत दिया है। और वेविंग क्लॉथ है सेकेंडरी है, हाँ, तो ये वेविंग क्लॉथ जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है बराबर, क्योंकि ये प्रोसेस रॉ मटेरियल होता है, और सेकेंडरी में रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर में होता है उसको फिनिश करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। पहले सेक्टर में जैसे कि एक्सट्रैक्शन होता है, और तीसरे सेक्टर में हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। तो पहला और थर्ड पेयर जो है वो रॉन्ग है, तो सेकेंड और फोर्थ पेयर करेक्ट है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। आप इसको पढ़िए थोड़ा। Question number 46. Consider the following materials: 1. Agricultural residue, 2nd. Corn grain, 3rd. Wastewater treatment sludge, 4. Wood mill waste. Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? हाँ, तो अभी क्वेश्चन में दिया है कि हम इसमें से जो चार जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, वर्ड्स जो भी है यहाँ पे, उसमें से कौन सा हम एज अ फीड स्टॉक यूज़ कर सकते हैं जो एविएशन फ्यूल के लिए काम में आएगा, जो एविएशन फ्यूल में ग्रीन हाउस गैस एलिमिनेशन करेगा, रिड्यूस करेगा, ग्रीन हाउस गैस का जो ये होता है वो रिड्यूस करेगा। तो ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 2 3 4 एंड ऑप्शन डी 1 3 4 ओनली। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होता है ना। तो फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब क्या कि जो सस्टेनेबल मतलब कि आने वाले समय में भी वो ज़्यादा वो पोल्यूशन ना करे और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक ना हो। तो इसमें क्या क्या आता है, और फीडस्टॉक में आता है ऑयल सीड्स, अलगे, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू आता है, और इसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम्स भी आता है, और डेडिकेटेड एनर्जी कॉप्स भी आता है। तो इसमें ये चारों जो दिए हुए हैं वो सभी के सभी कवर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, मैन्यूअर्स एंड वेस्ट वाटर, मतलब वेस्ट वाटर में मैन्यूअर्स भी आते हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज भी आता है, और वुड मिल वेस्ट भी आता है। तो ऑप्शन जो दिया है सी वो करेक्ट है, क्योंकि ऑल
all of the above used as a feedstock for producing sustainable aviation fuel. Okay, now question number 47. With reference to the physical capital in Indian economy, consider the following pairs, items and category. अभी इसमें क्या दिया है, फार्मर्स प्लग वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, यार्न यूज फॉर द वीवर फिक्स कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल. तो हमें आइटम्स और कैटेगरी का जो पेयर है वो कौन सा सही है वो मैच करना है. मैच नहीं करना, मतलब दिया वो सही है कि नहीं वो देखना है. हाउ मेनी ऑफ द वो पेयर्स आर करेक्टली मैच. ऑप्शन ए ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर. ओके नाउ वी विल सी द क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल, हाँ तो ये फार्मर प्लग और कंप्यूटर है, ये फिक्स कैपिटल में आता है. और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, ये पेट्रोल है और यार्न यूज बाय द व्यूअर है, ये आता है. तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, फिजिकल एसेट होता है यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ये उसका यूज जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. और वर्किंग कैपिटल होता है जो कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन के दौरान वो कंज्यूम हो जाता है. तो इसमें ये जो पहला पेयर है और तीसरा पेयर है वो रॉन्ग दिया है, उसको उन्होंने इंटरचेंज करके दिया है. जैसे कि पहले पेयर का ऑप्शन पहले पेयर का जो है करेक्ट ये वो सेकंड के कैटेगरी में है, इसलिए पहला पेयर और तीसरा पेयर रॉन्ग होता है. तो ऑप्शन बी सही है, ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. Which one of the following words phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual atoms? And options are big data analytics, option B cryptography, option C metaverse, option D virtual matrix. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है, वर्चुअल मैट्रिक्स क्या होता है. तो आपको इन सारे ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर सकते हैं. तो क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ये प्लेन टेक्स्ट होता है और इसका जो अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट है तो ये इसमें नहीं आता. इसका आंसर जो है वो मेटावर्स है. मेटावर्स जो है वो मेटावर्स इज यूज टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual atoms. Okay, question 49 देखेंगे अब. With reference to the rule imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements. Option statement 1. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. Which of the following statement given above are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 neither 2. अभी इसमें क्या दिया है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. इसमें क्वेश्चन लगभग यूपीएससी पूछता ही है. तो इसमें अभी क्या पूछा है कि रूल्स इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स. तो ये फॉरेन बैंक्स के लिए जो रूल बुक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका ये क्वेश्चन है. तो इसमें देयर इज़ नो मिनिमम कैपिटल. तो ये देखो, ये नो जो है ये एक्सट्रीम कीवर्ड है. एक्सट्रीम में ये स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम में जाता है तो इसको हम एक्सट्रीम को जाने के वजह से हम इसको ऐसा होता भी नहीं है तो इसको हम रॉन्ग करते हैं. और क्वेश्चन 2 में आता है फॉर वोली ओन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50%. तो ये एटलीस्ट 50% जो है वो उसमें नॉट लेस देन 50% होगा. और उसमें क्या क्या आएगा, उसमें इंडियन नेशनल्स भी आएंगे, उसमें एनआरआई भी आएंगे, पीआईओज भी आएंगे और 1/3 डायरेक्टर आर इंडियन नेशनल रेसिडेंट भी होंगे. ये सब होते हैं. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों भी रॉन्ग है. तो इसका ऑप्शन नाइदर 1 नाइदर 2 है. अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे. विथ रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1.
CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activities. CSR statement 2. CSR rules do not specify minimum spending of on CSR activities. Okay, and which of the statements given above is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 neither 2. तो ये जो CSR जो एक्टिविटी होती है इंडस्ट्रीज़ की, तो इसके बारे में ये दिया है. तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि CSR रूल्स में स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करता है, तो और इसके एम्प्लॉयज़ को कंपनी को और इसके एम्प्लॉयज़ को विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए CSR एक्टिविटीज़. और ऑप्शन स्टेटमेंट 2 दिया है CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके रूल बुक में ये मेंशन है कि 2% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट शुड बी यूज एज अ CSR फंड. तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसी CSR एक्टिविटीज़ होती है. CSR एक्टिविटीज़ के जो सोशल जो काम होते हैं वो कभी कभी किए जाते हैं. तो इसमें ये किस में कवर होता है? तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में कवर होता है. और ये CSR एक्ट 2013 जो पार्लियामेंट में पास किया था उसके हिसाब से आया हुआ है. एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द पास्ट 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज़. ये क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया है. ना अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. आप इसको पढ़िए ज़रा. स्टेटमेंट 1. If the United States of America USA were to default on its debt, holders of the US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. Statement 2. The USA government debt is not backed by any hard assets but only by the faith of the government. Which of the following statements is correct in respect of above statements? Option A both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1. ये कन्वेंशनल ऑप्शनल पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए. आप जैसे कि टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व करोगे तो आपको ये धीरे धीरे याद में भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना है कि एक बार चेक करना है, क्योंकि अभी UPSC 2026 के बाद 2023 के बाद थोड़ा थोड़ा ऑप्शन पैटर्न में भी वो इवोल्यूशन कर रहा है. मतलब पैटर्न जो है वो चेंज कर रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है. तो ये पहला स्टेटमेंट दिया है और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है. ये दोनों भी स्टेटमेंट है वो इंटरलिंक है, क्योंकि USA में ऐसा कोई मैकेनिज़्म है नहीं, क्योंकि वहाँ की जो फेथ है, जो गवर्नमेंट का फेथ है, वही एक एसेट माना जाता है. इसीलिए वहाँ का जो डेप्थ होल्डर्स है, वो विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स ऑन रिसीव पेमेंट. तो USA में अलग मैकेनिज़्म चलता है, इंडिया में अलग मैकेनिज़्म चलता है. तो ये आपको थोड़ा इकोनॉमी देखना चाहिए कि कैसे, मतलब क्या है. अब हम क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 52 है, इसको UPSC ने ड्रॉप किया है. ये सिंडिकेट लैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप किया है, तो हम इसको स्किप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द डिजिटल रूपी. 1. It is sovereign currency issued by the Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. 2. It appears as liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 4, 1, 2 and 4. अभी इसका कीवर्ड है डिजिटल रूपी. तो डिजिटल रूपी के बारे में दिया है कि इसकी ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सोवरिन करेंसी है, जो रिजर्व बैंक इसको मॉनेटरी पॉलिसी का अकॉर्डिंग इसको इशू करता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और ये लायबिलिटी है RBI के बैलेंस शीट में, क्योंकि ना डिजिटल रूपी जो है ये इसको लायबिलिटी के अंदर इसको RBI रखता है बैलेंस शीट में. ये भी सही है.
और ये तीसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 4 ओनली। अभी ऑप्शन डी का डी 1 to 4 ये सही है उसका। अभी क्वेश्चन नंबर 54 से हम जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन चालू होते हैं, वो हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम हिस्ट्री के और बाकी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब तक हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं यूपीएससी प्रीलिम 2026 में पूछे हुए। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बस क्वेश्चन ही देखे हैं और उसके आंसर्स देखे हैं और ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पैटर्न देखा है। हम इसका जो बाद में हम इसका पूरा एनालिसिस, पूरा मतलब जैसे कि डिजिटल रूप में अभी हमने देखा, तो उसमें जो भी आता है, कवर होता है, वो थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट नोट्स निकाल के उसमें सब कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखने वाले थे कि ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है और इसको कैसा अप्रोच होना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलो, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।